मुझे आशीर्वाद दें क्योंकि माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लाडले आदरणीय श्री नरेंद्र जी कीचर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी हो, और विजयी होने के बाद एक बार फिर हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और बड़ा कार्यक्रम रखे आपके सम्मान के लिए। जब मुझे आदेश हुआ है उस धरती को, क्योंकि मेरी पहचान उस धरती से है, 2 लाइनों में मैं वंदन करता हूँ, उस धरती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरे साथ में उस धरती का गुणगान करेंगे। विशेष तौर से बड़े भाई साहब सुनील जी पाटोदिया जी साहब, जिनका हमेशा आशीर्वाद रहा है मेरे साथ इस धरती को गुंजायमान करने के लिए। हो बातो सूरी गाने सरी मावे बीपर देवी रमणी नहीं आवे, बीरो यश नर नारी गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ओ बातो सुर गाने शर्मावे पर देवी रमण नहीं आवे, बीरो यश नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी धोरारी धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी। ओ मीठे मोरारी, ओ बातो सुर गाने शर्मावे विपर देवी रमण नहीं आवे, बीरो यश नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। एक बार फिर प्रणाम। थैंक यू कमल जी, थैंक यू। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपके सामने
निमंत्रण देना चाहूंगी, जिनके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पहचान छीन लेती है। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है अगर आप रेत पर अपने कदमों के नीचे। हम एक बार फिर 2019 के लोकसभा में जा रहे हैं। हमें सही नेतृत्व को प्राप्त करने के लिए हमारी जो एक दिन की जो दुकानदारी है उसका त्याग करना होगा। हमारे जो मित्र, हमारे जो सहपाठी हमारे साथ रहे थे, उनको एक मैसेज हमारी तरफ से भेजना है कि नरेंद्र कुमार जी जैसा योग्य सांसद हमें मिले। इसके लिए खाली उनके साथ रहने से काम नहीं चलेगा, खाली उनका बोलने से, सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। वोट डालने के लिए बूथ तक जाएं और उसमें अपना मत व्यक्त करें। कुछ कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, कॉमन नेम ऐसा तो अभी पूरा वोटर लिस्ट देखने से पता चलता है, लेकिन कभी कभी कॉमन नेम, कभी कभी मिलता जुलता चुनाव चिन्ह, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे तो कुछ समस्या नहीं रहती, लेकिन कभी कभी अपन अगर ध्यान नहीं देते तो ऐसी भी समस्या हो जाती है कि कॉमन नेम से 40-50 हज़ार वोट निकल जाते हैं। तो ऐसी भी कोई भी संभावना हो, उसके प्रति भी हम हमारे साथियों को अवगत कराएं। नोटा करके एक नई व्यवस्था हमारे चुनाव आयोग ने हम सब के लिए की है। तो कुछ हमारे मित्र कोई न कोई कारण से किसी न किसी क्षण नाराज हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी मानना कि आप कम से कम उस दिन नाराज नहीं रहें और अपने विवेक का अच्छे से प्रयोग करें, क्योंकि नोटा इज एज गुड एज यू हैव नॉट वोटेड। तो हमारे जो योग्य उम्मीदवार हैं हमारे नरेंद्र कुमार जी, उनके पक्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को मोटिवेट करें, मतदान के लिए जाएं। इसी आशा के साथ आप सबको जो आराम का दिन रहता है रविवार को, उस रविवार के दिन आप सबको यहाँ पे बुलाने का कष्ट किया और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने अपना समय niकाला और आप सब आशीर्वाद देने के लिए नरेंद्र कुमार जी के लिए यहाँ पे आए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत राजस्थान सेवा समिति के भी अध्यक्ष हैं, आइए। पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जी को बीजेपी की टिकट मिली। प्रश्न ये बार बार में उठता है, बीजेपी को अपन क्यों जिताएं, बीजेपी को वोट क्यों दें, बार बार में ये हर बार प्रश्न उठता है। व्यापारी वर्ग को कोई भी सरकार जो ईमानदारी से काम करती है थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। केवल 50 विद्यार्थियों के साथ झुंझुनू में एक स्कूल की स्थापना की, जिसे आज पूरा राजस्थान इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से जानता है, और 3000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां अपने भविष्य को संवारने के लिए कार्य करते हैं, विद्या का अध्ययन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, हर जगह, और मेडिकल, सीए, इंजीनियरिंग, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो जिसमें गुरुजी के पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहीं न कहीं इस देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। बुजुर्गों के प्रिय, युवाओं के आदर्श, बच्चों के प्रति स्वाभाविक स्नेह, हर दिल अजीज, ज्ञानवान, शिष्ट, सौम्य, हंसमुख, कोई भी शब्द अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र जी एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। और जब इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में मैंने पढ़ा, देखा और सुना, तो एक छोटी सी कहानी याद आई मेरे को। एक जंगल में एक पेड़ पर 2 चिड़िया रहती थी। एक दिन बहुत आंधी तूफान आए, दोनों चिड़िया दाना चुगने गई हुई थी।
तो उसमें से पहली चिड़िया आती है तो देखती है कि उसका घोंसला आधा टूटा हुआ है। वो देखती है ऊपर बिजलियां कड़क रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो उसके मन में विचार आता है कि जहर की लो बुझी हसरतों की जहर बुझी लो में अपना मोम सा दिल गला दिया मैंने। कौन बिजलियों की धमकियां सहता, अपना आशियां खुद जला दिया मैंने। उसने अपना घोंसला तोड़ा और दूसरी जगह रहने को चली गई, क्योंकि आदमी बाई नेचर एक एडजस्ट करने वाला होता है। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया आई, उसने भी सेम स्थिति आया कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें जुनून है वहीं पे आशियां बनाने की। 2003 में आदरणीय गुरुजी ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तो पहले इलेक्शन में मात्र 6000 वोट आए। और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो राजनीति में एक चुनाव दो चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने जिद की कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें जुनून है वहीं पे आशिया बनाने की। अगला चुनाव लड़े और जैसा कि सुनील भाई साहब ने अपने वक्तव्य में बोला कि उनका जो चुनाव चिन्ह था, उस चुनाव चिन्ह की गलफत के कारण केवल 405 वोटों से वो हार गए। तीसरी बार 2013 में जब पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर चल रही थी, उस समय उन्होंने निर्दलीय के रूप में मंडावा विधानसभा से चुनाव जीता और 5 साल तक उन्होंने मंडावा क्षेत्र की सेवा की। और ताज्जुब देखिए कि जब 2018 में राजस्थान में माहौल कांग्रेस के फेवर में था, तब उन्होंने एज ए बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की और मंडावा विधानसभा में 70 साल में पहली बार बीजेपी प्रत्याशी को उन्होंने जीत लिया। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वयं नरेंद्र जी खिचड़ की वही फैन फॉलोइंग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे हिंदुस्तान में है। इतिहास गवाह है कि जब जब भी हिंदुस्तान में धनानंद जैसे शासकों ने अत्याचार किए, जरूरतमंद है उन तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। और इसका एक प्रोटोटाइप उन्होंने बिसाऊ में शुरुआत भी करवाया है। दोस्तों, जब हम झुंझुनू जिले की बात करते हैं, 543 लोकसभा क्षेत्रों में शायद मैं पिछड़े के हिसाब से चालू करूं तो हिंदी करता था, स्कूल चला रहा था। विपरीत परिस्थितियां इस तरह पैदा हुई, बताने में से नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज बता दूं, कभी किसी को बताया नहीं कि राजनीति में आने का मेरा कारण क्या है। मेरी बच्चियों की शादी थी, मेरा पूरा गांव रामनारायण जी को 100% हमेशा वोट डालता था। उन शादी में रामनारायण जी आए, रहे पूरे दिन सुबह से शाम तक। उसके बाद में रामनारायण जी ने एक वृद्धाश्रम बनाया था जाट बोर्डिंग में। जाट बोर्डिंग है ना, जानते हो आप, जिसमें अभी रह रहे हैं, वो सब जाटों की है, सब पूरे समाज की है, उसमें आज भी वो रह रहे हैं। उस समय वो शादी में आने के बाद में वृद्धाश्रम के लिए कमरा मांगा था मेरे से, तो मैंने कहा मैं तो अभी तो किराए के मकानों में रहता हूँ और टेंट सेट ही थे उसमें, लेकिन शादी बड़ी वो अच्छी तरह से धूमधाम से की थी। तो पता नहीं उन्होंने सोचा कि कितने पैसे, या उनके पहले आने के थोड़ा सा दिमाग में और ही चीज़ आ जाती कि पता नहीं वो राजनीति में आओगे क्या करेगा। ये शादी मतलब उसमें संख्या काफ़ी मात्रा में आई, लोग आए, तो इसलिए उन्होंने वो कमरा मांगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो कमरा कहाँ से, मैं तो संडे के रूप में स्कूल में लेते हैं अभी तक। उस समय क्या है कि प्राइवेट स्कूल सेठों के ही चलते थे, एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल बहुत कम चलते थे, उस समय खोल दिया था। तो वो दिया नहीं, तो कमरा मांगने आए थे, 1-2 साथ आए थे, बोले मेरी बेइज्जती कर दी, उन्होंने कमरा नहीं दिया। बोले उन्होंने कहा कि बेइज्जती क्या कर दी, कुछ नहीं किया,
लेकिन उनके अपने आप दिमाग में जज कि ये हो सकता है कि चुनाव मैदान में आएगा, इतनी बड़ी शादी करी। जो ही नवंबर में चुनाव आते हैं, वैसे ही नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं, दिसंबर में लगभग चुनाव होते हैं एमएलए। नवंबर में दीपावली थी, दीपावली के ऊपर स्कूल को सीज कर दी, छापा डाला जयपुर से कि उसमें पूरा क्लियर हो गया कि ये छापा किसने डलवाया, किस तरह डाला। उससे पहले एक घटना और हुई, उससे पहले घटना हुई कि पुलिस द्वारा पूरी स्कूल को घेर लिया गया। पूरी पुलिस जितनी होती है, सारी गाड़ियां बदनाम हो जाए तो स्कूल चले नहीं, पूरी पुलिस। मैंने देखा अपने रामनाथ जी एमएलए साहब उनके पास चले, इस तरह का क्यों हो रहा है। उनमें एक कोई गुमनाम से लेटर डाला कि इनके पिटाई ने एक लड़के के साथ बलात्कार किया, इसका ऊपर कंप्यूटर से टाइप चलती थी जब कंप्यूटर था ही नहीं, वो लेटर लिख दिया और उस पर कोई नाम नहीं। वो पुलिस वालों ने लेकर इस नाम से प्रशासक ने इसमें इस मामले को दबाया, प्रशासक का मामला मारा हो गया। तो इस पर पूरी स्कूल को घेर के बदनाम की। उस गलती उसमें ये रही कि लड़का हमारे 2-3 ब्रांच चलती हैं, लड़का दूसरी स्कूल का और पीटीआई दूसरी स्कूल में। लड़का पीटीआई को नहीं जानता, पीटीआई लड़के को नहीं जानता। इधर पुलिस भेज दी वहाँ उसके घर से लिखवाने के लिए, आपको जो कुछ चाहिए आप तो लिख दो कि बच्चे के साथ इस तरह घटना। वो बच्चा जानता है नहीं इस तरह घटनाएं को नहीं। मैं रामनरेंद्र जी से जैक लगाऊँ, साहब ऐसा क्यों रहा, पुलिस रोको। वो रोक लेंगे। कहते हैं कि अब किसी में से आवाज़ आई बीच में से, किसी आदमी ने बताया कि आप जिससे रुकवा रहे हो वही तो ये काम करवा रहे हैं। तब मैं संभला के अपने गार्जियंस को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। 5-7 दिन पुलिस रही, वहीं छोड़ दी कि बदनाम होते स्कूल में बच्चे नहीं आए। फिर मैं गार्जियनों को इकट्ठा करने लगा था, अपने आप पुलिस से अटके मामला अपने आप ही अटका, को था ही नहीं मालूम। उसके बाद वो नवंबर आया कि ये चुनाव, वो कोई बातें उसमें मना करते हैं ना, उसके लिए फिर छापा डाला स्कूल को, तीनों की सीज कर दी। सर्वे मतलब आप डालते हैं ना जो इनकम टैक्स का। मैं बिक्के अग्रवाल जी जो संघ हैं उनके साथ रहा करता था उसमें, संघ में उसमें भी मैं वहाँ जाता था। अग्रवाल जी मेरे सीए थे, इनकम टैक्स के थे सीए साहब। उनको भी पता नहीं, इनकम टैक्स वालों झुंझुनू वालों को किसी को पता नहीं। दीपावली के ऊपर वो छापा डाला, सीज कर दी सब स्कूलों को। मिलना क्या था उसमें, तो मैं खुद ही किराए के मकानों में रहता था। होंडा सिटी गाड़ी जरूर थी, तो वो डाला। तो फिर पता चला कि ये तो सब कुछ करवा रहे हैं। इसलिए नवंबर में छापा डाला, दिसंबर में 1 दिसंबर के चुनाव थे। मैंने सोचा तो स्कूल तो छोड़ें और चुनाव ही लड़ेंगे। इसलिए वो पहला चुनाव 15 दिन पहले फार्म भरने की डेट से चुनाव लड़ा। उसमें 12,000 कुछ वोट आए। उसमें पोलिंग में बहुत, उसमें उनके 28,000 आए थे, तो 12,000 कुछ मेरे वोट आए थे। पहला चुनाव लड़ा, आगे फिर निर्दलीय लड़ा हो आगे। अब जैसे एमएलए के चुनाव हुए, तो 12 महीने बाद में सरपंचों के चुनाव आ जाते हैं, प्रधान के लिए आगे प्रधान के चुनाव आए। मैंने वो निर्दलीय सरपंच खड़े करना शुरू कर दिया। पंचायत समिति में प्रधान बनेंगे, मैंने सोच ली प्रधान बनना है, प्रधान के लिए निर्दलीय करना शुरू कर दिया। जयपुर से संदेश आया कि आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के टिकट देते हैं तो आप उससे लड़ दोगे क्या। बीजेपी में मेरे को मानते नहीं थे, बीजेपी वाले चाहते थे आए नहीं, तो मैं ले लूँगा टिकट दोगे तो हमने टिकट लिया। मेरी माँ ने भी चुनाव लड़ा, पत्नी ने भी चुनाव लड़ा। उसमें बीजेपी का कोई लेना देना वहाँ था ही नहीं, मंडाव में तो बिल्कुल ही नहीं था। तीनों टिकट लिए, तीनों हम जीते। मेरे कहने से टिकट बांटे, उसमें हम जीते। उसमें मैं बीजेपी से प्रधान बन गया। प्रधान बनते ही अच्छा काम किया। मैंने प्रधान का जो वेतन मिलता है, मैं कभी भी टीए उठाया नहीं, नए गवर्नमेंट की गाड़ी ली। जबकि प्रधान को सरकारी गाड़ी मिलती है, सब घूमते भी हैं, मैंने कभी नहीं ली, ईमानदारी से काम किया। तो मैं प्रधान के नाम से, जब वो प्रधान के नाम से जाना चाहता हूँ कि मैं प्रधान थे। उसमें मैडम का, मुख्यमंत्री भी मैडम थी वसुंधरा राजे, उसका पूरा हाथ था, वो अच्छे काम करवाती। तो प्रधान के नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया। फिर चुनाव आए, फिर सुमित्रा जी आगे कि मैं मंडावा से लड़ूंगा, क्योंकि बीजेपी की थोड़ी मैंने जगह बनाई तो बीजेपी वोट देखने लगे। पुराने नेता ही होते थे, यहाँ से आएंगे आगे चले। कभी चुनाव नहीं लड़ा मंडावा से, उसने जबरदस्ती टिकट ले लिया, मैं निर्दलीय खड़ा हो गया। तो उनकी जमानत जब्त हुई, मैं 405 से हारा। तो 5,000 वोट मेरा सारंगी, ऊपर सारंगी का निशान था, मेरा नीचे बैट बल्ले का निशान था। अब बैट बल्ला सारंगी एक से वो ऊपर था, मेरे वाला नीचे था।
सारंगी वाला कभी गया नहीं, किसने फॉर्म भरा ये भी पता नहीं। उसके 5000 वोट ऊपर चले गए और मेरे 5000 कम हो गए अपने आप ही। तो मैं 405 से निर्दलीय आ रहा था उसमें। वो टिकट के उसका पता ऐसे लगा कि मेरा गांव एक तरफ, उसमें भी 40 वोट सारंगी गए थे। 20% वोटों के लगभग हर बूथ पर निकले उसके। तो इसका मतलब बूढ़े जवान जो बूढ़ी औरतें उनको पता नहीं चला कि सारंगी कौन सी और बैठे वाला कौन सा, इस कारण से उसके चले गए। फिर वैसे बस रहा साथ बीजेपी गई। फिर अगली बार आया, फिर टिकट नहीं मिला, पूरा बीजेपी में काम किया। उस समय में पिछली बार निर्दलीय था, 18,000 वोटों से जीता था। और तीनों ही पार्टियों की जबान जब्त वो भी थी। एक ही विधानसभा क्षेत्र है जो राजस्थान में जिसमें तीनों पार्टियों की जबान जब्त हुई, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी और बहुजन की भी। पिछली बार तीनों पार्टियों की जबान जब्त हुई। इसकी बार अगली बार टिकट दे दिया तो अब किसान ने 2,500 के करीब वोटों से जीता। इस हवा में भी मतलब बड़ी सीटें नहीं थी उसमें 2,500। अब 2,500 जीतते ही अब पता नहीं कहाँ से कैसे सर्वे हुआ, नाम आने लगा कि MP का चुनाव जीते तो नरेंद्र जीत सकता है। इस नाम से ये ईमानदार और अच्छा काम करने के बेटे टिकट मिला नहीं। आपको पता है टिकट MP का टिकट जैक और चेक से मिलता कहाँ मिलता है, केवल नाम के सर्वे से। अभी कह रहा था ना, ऐसा ने कहा कि ऑब्जेक्शन, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये आवाज आई कि अब की बार टिकट बहुत बढ़िया जगह लिया है। अब जिसका कटा हो तो देखो ऑब्जेक्शन एक आदमी तो करेगा, बाकी किसी ने भी नहीं किया। अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, वास्तव में मोदी जी ने जो देश की साख विदेशों में कमाई है वो आपके सबके सामने, आप सब पढ़े लिखे सारे सुनते हैं, क्योंकि तारगत समाचार पर लिया सब जानते हो उन्होंने क्या किया, कितना किया, जो कुछ देश के लिए किया है। जिसके पास आदमी के पास कुछ भी नहीं है, जिद जरूर है, और वो भी कौन सी सच्ची है झूठी, सच्ची जिद है कि अंदर जिद कर ली कि ये करूंगा तो करूंगा। अब GST वाला था, GST वाले में बात बताऊं, GST जो लगाई थी 1 महीना 1.5 महीना निकला था, वो टमकोर गया था। आपका कोई व्यापारी उसमें आया हुआ था, कोई गुड़गांव में कोई काम करता था, बड़ा व्यापारी था, तो उसका मेरा परिचय करिए, हमारे MLA हैं, ये वो कराते हैं सबको, ये हमारे व्यापारी हैं, हमारे रिश्तेदार। जब मेरे को कुछ बैठे बोला आप GST और कैसे क्या महसूस करते हैं, वो मेरे को महसूस कर पता नहीं, आप बताओ क्या महसूस। वो सच्ची सच्ची बताना, लेकिन मुझे बोले नहीं GST का हम शुरू में विरोध भी कर रहे थे, बात सही है, हमारे को अधिकारी खूब समझाते हैं कि इस तरह से अच्छा होगा, इस तरह से अच्छा होगा। वो महसूस क्या करते हैं, बोले महसूस बहुत अच्छा करते हैं। कैसे बोले, इसलिए करते हैं कि पहले 5 लाख बचते थे, उसकी जगह 4 या 3 जरूर बचते हैं, लेकिन हम खुश हैं। हम खुश कैसे हो, बोले खुश हम इसलिए हैं कि जब वो माल आता तो जब तक माल उतर तो नहीं, जब तक मैं चैन से वो नहीं बैठ पाता। रात में फोन आता या कद भी आता तो लड़ाई झगड़ो तो वो पुलिस वालों या कोई पकड़ तो पास है, और लड़ता किसे, घर का से। अब बोले जब बच्चे कम है लेकिन गाड़ी रात ना हो तो कहा दिन के खरीद रहा हूँ, और घर का प्रेम से बोला, प्रेम से बैठ के खाना खा लगा, आराम से रहा। ये भावना हमारे लिए जरूर आ गई कि अब ईमानदारी से आनंद आता नहीं, बच्चों के पास बैठ ही नहीं पाते थे, इस तरह की बात थी। वो खुश अच्छा महसूस करते हैं। तो वास्तव में देखो मोदी जी ने जो भी स्टेप उठाए हैं वो देश हित के उठाए, नहीं कि वोटों की राजनीति के लिए। बाकी लोग ये स्टेप इसलिए नहीं उठाते थे कि हमारे वोट टूट जाएंगे, इस जाति के टूट जाएंगे या वोट टूट जाएंगे। उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। आज जब भी मोदी हो रहा है, देश की कितनी पहचान बनाई है, तो ये जो भी टिकटें भी बंटी हैं वो अच्छी तरह से सोच समझ करके बंटी हैं। तो जो आज आप वोट डाल रहे हो तो देश का हाथ एक तरह से मजबूत कर रहे हो। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से भारत का नाम विदेशों में रोशन किया है मोदी जी ने, तो झुंझुनों का नाम भी दिल्ली में रोशन होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ। जो प्रधानमंत्री प्रधान से बोलता है अपने आप को, जो सेवा कर रहा है देश की, वो एक पूरा नरेंद्र देश की सेवा कर सकता है, तो दूसरा नरेंद्र क्या झुंझुनू जिले की सेवा नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से ईमानदारी से सेवा करूँगा। आप लोगों ने जो भी मेरी मदद करोगे तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके मतदाता हैं वहाँ के, उनकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आएगी। अपने मारवाड़ी भाषा में कहेंगे आपके वोट दियो भी आनंद आएगा, तो वोट का निश्चित रूप से दोगे तो आपको आनंद आएगा कि वास्तव में वोट को देने के स्वाद अब गई आए हो। निश्चित रूप से आप और वो आप सुनते भी हो, जानते भी हो कि किस तरह से मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं, सब जातियों को एक साथ लेकर के चलते हैं। यहाँ जो सर्वे हुआ आज ये खत्री जी बैठे, उन्होंने काफी साथ दिया। ठीक है, इनके वोट कम पड़ते हैं, कहना नहीं माना, लेकिन इनकी जितनी कोशिश की नहीं, और हर मोहल्ले से, हर वार्ड से अकेले नहीं गई हैं, मुस्लिम है मतलब 6-7 वार्ड हमारे विशाओं में, लेकिन हर से 200, 250, 150, 200 हर वार्ड से वोट आए।
तो वो ये वोट नहीं दिलाते, मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ, ये वोट नहीं दिलवाते तो वो मान लो आगे ज्यादा आए, उधर कम आ जाते तो वो 2500 से जीता था, तो हार भी सकता था। और इन्होंने वास्तव में ये बात कही, ये ऊपर स्टेज पर कहते थे तो अपनी भाषा में कहा ना, ये नहीं जीतो तो मैं तो मर जाऊंगा। ये वास्तव में ये सब देंगे कि मैं तो नहीं जीता तो मैं मर ही जाऊंगा। जिताना इनको जरूरी है, अपने अपील करते थे अपने सब लोगों से। और आज भी ये साथ ही है भारतीय जनता पार्टी से, चेयरमैन है वहीं से। जब यही नहीं है मेरी तरह, जैसे मैंने कहा ना, मेरे माता जी ने भी चुनाव लड़ा, पत्नी ने भी चुनाव लड़ा, आगे बेटो भी पार्षद है और बहू भी पार्षद है, सब पार्षद है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2 चीजें अपने प्रसिद्ध है राष्ट्र भारत में, एक तो अपने सैनिक और एक आप लोग। कमल जी सही कह रहे थे, यदि आपको अपने झुंझुनू जिले या राजस्थान में ये शेखावटी में वापस भेज दिया जाए तो भारत खाली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। व्यापारी वर्ग में जो अपने लोग रहते हैं शेखावटी के, वो अपने कहते हैं कि अपने स्थान पर चले जाओ, तो बचेगा क्या भारत में? कुछ नहीं बचेगा। और मैं कहता भी हूँ जी, में जो आपका सहयोग रहेगा वो मान सम्मान बढ़ेगा उसका निश्चित रूप से जिले में। और आपने आज बुला करके जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये मान सम्मान मेरा नहीं, आप लोगों को होगा निश्चित रूप से। मैंने पहले भी कहा था कि बनाने वाला मान होता, बनने वाला मान नहीं होता। आप लोग बनाते हो, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तो यही कहूँगा, ये भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको मोदी से प्यार नहीं। कितना काम करता, क्या करता है। आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की हमें होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई शिकायत आ रही है कि विदेशों से, देश के प्रधानमंत्री का काम राज्य संभालना नहीं है, विदेशों में देश को संभालना है। लोग जब ये विदेशों में ज्यादा था तो लोग कहते थे तो विदेश का दौरा करे, देश ने कब संभालोगे। और देश का प्रधानमंत्री बन करके सारे देश को संभालते थे कि इस जाति का वोट नहीं टूट जाए, नहीं टूट जाए, बताओ नहीं टूट जाए। इस तरफ इसने ध्यान ही नहीं दिया। और विदेशों में जितना देश के लिए काम किया है वो आपके सब सामने है। हर चीज में, भाषण में, रहने में, बोलने में, बैठने में, कहीं भी जाकर के कोई शिकायत आई कभी? आई नहीं कि एक बार भाषण दिवाली ना भाग लेना, पूरी शिकायत आओ साहब। अब इसके सामने तुलना करे किसी भी प्रधानमंत्री की, कौन बन सकता है? चाहे वो पार्टी के कारण से या किसी भी कारण से या जाति के कारण से वोट नहीं देते होंगे, लेकिन मन में तो सबकी एक भी सही कौन और गलत कौन उसके सामने, तो वो ही हमारे लोकसभा 2019 के इलेक्शन सामने है, प्रोसेस चालू है। तो बीजेपी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र जो हमारा झुंझुनू राजस्थान में जहां हमारी जन्मभूमि है, वहां से माननीय श्री नरेंद्र जी खिच्चड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। और ऐसा पिछले 60-70 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई इतना धैर्यवान, ज्ञानवान, शिष्ट, सौम्य और निर्विरोध, निर्विवाद आदमी को उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट बनाया है। तो हम सब इससे बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारी कर्म भूमि में रहते हुए भी हमारी जन्मभूमि के हमारे जो कर्ज हैं उसको हम कहीं अदा कर सकें। हम नरेंद्र जी की जीत में तन मन धन से पूरा सहयोग करना चाहते हैं। इसी की एक कड़ी में हमने चाहा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो एक बार सबके साथ रूबरू हो सके। और ये झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के जितने भी प्रवासी बंधु मुंबई में रहते हैं उनका एक कार्यक्रम यहाँ पे हमने रखा
जिसमें वो लोग माननीय नरेंद्र जी के साथ रूबरू हो सके और अपनी बातें उनसे 1 to 1 शेयर कर सके। कमल जी, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा रिस्पांस रहा ये मुंबई आगमन पर? लोग किस तरह से देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और आज हम लोगों ने नरेंद्र जी को एक विश्वास दिलाया है कि जब 6 मई को वहाँ पे वोटिंग होगी तो मुंबई से हम एक पूरी ट्रेन भर के वहाँ पे जाने वाले हैं। एक मैं भी हूँ चौकीदार, हर एक चौकीदार की तरह एक एक कार्यकर्ता बॉम्बे से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं और नरेंद्र जी की सुपर डुपर जीत की भूमिका तैयार होगी और जिस दिन रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे कि पूरे 543 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मतों से नरेंद्र जी जीतेंगे। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। नरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुंबई के आगमन पे और किस प्रकार का लोगों का रिस्पांस रहा आपके इस मुंबई आगमन पे, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आशाएं अपेक्षाएं थी इस मुंबई आगमन पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेंद्र? मुझे जो ही सांसद का टिकट मिला उसके बाद में यहाँ के लोग मेरे पूर्व परिचित भी हैं, उन्होंने कहा कि टिकट मिलने के बाद एक बार हमारे पास आओ, अब की बार हम सब वोट देने भी जाएंगे, आपका पूरा चुनाव में सहयोग करेंगे। इसीलिए मुझे बुलाया था उन्होंने और पूरा मान सम्मान भी दिया है और सब लोग वहाँ जा कर के मतदान भी करेंगे। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे जिता करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भेजेंगे। वो आपके सामने अभी आप कमल जी ने आपको बोला भी है, बताया भी है और मैं यहाँ आकर के इतना आनंद महसूस कर रहा हूँ कि ये जीत मेरी नहीं होगी, आप सभी इन हमारे जो शेखावटी के लोग हैं इन सभी की जीत होगी। नरेंद्र जी, कुछ प्लान आपने नीतियां बनाई होगी कि अगर जीतेंगे तो हाँ ये झुंझुनू के विकास के लिए इस तरीके का प्लान है मेरा? झुंझुनू में सबसे बड़ी समस्या है मीठे पानी की। हमारे पहले भी पानी के लिए लोगों की मांग रही है, निश्चित रूप से हम यमुना का पानी मीठा वो लाएंगे, सड़कों का हम जाल बिछाएंगे। हमारे ज़िले में पहले भी कोई नेशनल हाईवे नहीं था, मोदी जी की सरकार बनने के बाद में झुंझुनू जिला 4 नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है, सैनिक स्कूल खुल चुका है। अब जो एक थोड़ी समस्या महसूस ज़्यादा हो रही है वो मीठे पानी वाली है। दूसरी, हमें रेलवे लाइन से बहुत कम जुड़े हुए हैं, विस्तार रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी रोडवेज से हम काफ़ी जुड़े हुए हैं। रोडवेज से जुड़ने का हमारे क्या है कि शिक्षा की नगरी जो पिलानी है उसके कारण से भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो पिलानी से रोडवेज जाती हैं झुंझुनू करके। निश्चित रूप से हम रेलवे लाइन से भी बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ेंगे। कितने चौकीदार मिले यहाँ पे? अगर चौकीदार की बात करें तो चौकीदार पे ही आपके शब्द पे यहाँ पे हर आदमी ये कहता मैं भी चौकीदार हूँ। ये हम व्हाट्सएप पर हर बच्चा भी यही बोलता है कि मैं भी चौकीदार हूँ, हम भी जहाँ जाते हैं तो हम भी चौकीदार हूँ। सब की आवाज़ आती है। मेरे हिसाब से उसमें आप भी कुछ लोग शामिल हैं इस बात में कि मैं भी चौकीदार हूँ। अब भारत में ऐसा चौकीदार चाहिए तो हमारे भी एक भावना भरी कि हम भी चौकीदार हैं, तो निश्चित रूप से हमारे में एक तरह से इस चौकीदार शब्द से राष्ट्र भावना बनी है। इसलिए हम भी चौकीदार के रूप में हमें हमारे घरों में रहेंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।